डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में के आई ई और एस, मतलब के फॉर काइनेटिक, आई फॉर आइसोटोप, ई और एस लिए हैं इफेक्ट्स के। इफेक्ट का ई कैपिटल और स्मॉल एस, तो इफेक्ट्स हो गया, तो इसको हम के आई ई बोल सकते हैं। तो अब ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स होते क्या है? देखो, काइनेटिक अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम रेट के बारे में बात करेंगे। आइसोटोप तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आइसोटोप होगा और उस आइसोटोप की वजह से रिएक्शन रेट में अगर कहीं कोई चेंज आएगा तो हम उसको बोल रहे हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स causes the change in rate of a reaction when one atom of a reactant molecule is replaced with another isotope of that atom in the same reaction। माने रिएक्शन हमारे पास कोई हो रही है, ठीक है। सपोज जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, ये हमारी एक रिएक्शन है, जैसे ये CH3 है और यहाँ पर सपोज कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ बेस ले लिया, ठीक, और बेस ने क्या करा, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, सपोज हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये C, यहाँ H, मैंने ऐसे मान लिया है कि कुछ इस तरह की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो और फिर ये एक तो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट होगा, ठीक है। तो वो रेट को मैं सपोज के ए से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या है कि जब हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के किसी एक एटम को रिप्लेस कर दें उस एटम के आइसोटोप से। जैसे सपोज यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन हमने ले रखा है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर, जो जितनी भी हाइड्रोजन यहाँ पर ले रखी हैं उनको मैं रिप्लेस कर दूं ड्यूटीरियम से। आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो ड्यूटीरियम है, ट्रिटियम भी है, तो हमने यहाँ ड्यूटीरियम ले रखा है, ठीक। अब हमने वही सेम रिएक्शन कराई, फिर से हमने बेस लिया, तो बेस ने ड्यूटीरियम को एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई इस तरह से, ठीक। तो इस समय जो इसका रेट हुआ उसको मैं सपोज के बी लिख दे रही हूँ, ठीक। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में जब हम किसी एलिमेंट का आइसोटोप यूज कर लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होता है। माने इस रिएक्शन का रेट जो भी रहा होगा, इस रिएक्शन का रेट उससे डिफरेंट हो जाएगा, या तो वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, अभी हम देखेंगे कि क्या हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा, बस उसी को हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोल दे रहे हैं कि वही काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाता है। तो KIEs यानी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स का बहुत बड़ा यूज है, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कर लेते हैं, या रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। कैसे? बाय कंसीडरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो हम उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स को कंसीडर करेंगे और तब हम जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगाएंगे। कैसे लगा सकते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए तो इतना ही है कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या हुआ कि हमने एक रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आइसोटोप ले लिया, फिर हमने सेम रिएक्शन दोबारा से कराई, बस अब की बार उस आइसोटोप की वजह से कराई है, आइसोटोप को रखकर कराई है। तो अब उस आइसोटोप की वजह से रिएक्शन के रेट में जो चेंज आया, बस उसी को हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोल देते हैं। तो अ वेरी कॉमन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इज व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम। तो एक बहुत ही कॉमन हम ये यूज कर लेते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कि हाइड्रोजन की जगह हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटीरियम से। देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट हुआ वो 1 है, ठीक, एटॉमिक मास जो है वो 1 है, और ड्यूटीरियम का जो है वो 2 है, ठीक। तो हमने क्या करा, बस हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप ले लिया ड्यूटीरियम। तो आइसोटोप आप लोगों को पता ही होंगे, एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम होता है और एटॉमिक वेट जो है वो डिफर कर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखो, कर तो हम ये भी सकते हैं, कार्बन ले रखा था हमने अभी, तो कार्बन 12 की जगह हम कार्बन 13 ले सकते थे, ये दोनों भी आपस में आइसोटोप है। लेकिन हम ज्यादातर ना हाइड्रोजन वाला, मतलब ड्यूटीरियम यूज करते हैं हाइड्रोजन की जगह पर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी, इस केस में भी आपको रिएक्शन रेट में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक वेट का डिफरेंस है वो बहुत कम है। यहाँ पर इसका 12 है और ये 13, तो लगभग लगभग, मतलब
1 के करीबी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, जबकि इस केस में अगर हम देखें हाइड्रोजन का 1 है और ड्यूटेरियम का 2, यानी जस्ट डबल आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो एटॉमिक वेट में इतना लार्ज डिफरेंस आ रहा है, इस लार्ज डिफरेंस की वजह से हमें रिएक्शन रेट में काफी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ड्यूटेरियम को यूज किया है, ठीक है। बाकी सब भी आइसोटोप जैसे कार्बन का, ऑक्सीजन का हम ले सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं लिया क्योंकि वहां पर हमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम जिस रिएक्शन में जो इस तरह की रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटेरियम से, और वहां पर हमें जो आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम जनरली बोल देते हैं ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट। तो खाली काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोल सकते हैं या ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट भी आए तब भी आपको यही सब लिखना है वहां पर, ठीक है। एंड इज एक्सप्रेस बाय द रेशियो, और इसको एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं, KH ओवर KD। तो KH क्या हो गया यहाँ पर, KH हो गया वेयर KH इज रेट विद रिएक्टेंट कंटेनिंग H, यानी कि हम ऐसे रिएक्टेंट के रेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उसने H लिया। जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन दिखाई थी ना आपको, वहां पर मैंने ये H ये वाली रिएक्शन वाला करवाई थी रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन में हमने ड्यूटेरियम लिया था। तो जब हम पहली रिएक्शन का रेट डिटरमिन कर रहे थे मैंने Ka लिखा था, आप इसको KH लिख सकते हैं। और ड्यूटेरियम के केस में जब हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ड्यूटेरियम ले रखा हो तो KH ओवर KD, जो भी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा दिखाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को, ठीक है। अब रिएक्शन रेट में क्या चेंज हो रहा है, तो व्हेन D रिप्लेसेस H, यानी जब जब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो रिएक्शन रेट जो है वो स्लोड्स डाउन, यानी वो रिएक्शन रेट कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों है, तो दिस इज बिकॉज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CD बॉन्ड इज लोअर देन द CH बॉन्ड। तो ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि CD बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो CH बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होती है। देखो एक्चुअल में यहाँ पर हम वाइब्रेशनल ये फ्रीक्वेंसी की बात ही क्यों कर रहे हैं, देखो हम जब भी कभी बॉन्ड टूटने की बात होती है ना बेटा, तो वहां पर ना वाइब्रेशन काम करती है। देखो ये CH बॉन्ड ही तो तोड़ रहे थे हम, अभी जब मैंने रिएक्शन दिखाई वहां पर ये CH इस तरह से था, मतलब ये X ले रखा था और ये H। तो हमने पहले क्या करा था, बेस ने अटैक किया और एसिडिक प्रोटॉन को निकाला, तो देख रहे थे यहाँ पर C पर नेगेटिव चार्ज आया था और ये H और ये X था। तो आप यहाँ देख रहे थे CH बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर जो ये CH बॉन्ड था ये CH बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जब हम किसी बॉन्ड के टूटने की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उसके वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशंस यहाँ पर होती है, नॉर्मली भी आपने देखा होगा, एक देखो अगर ये एक CH बॉन्ड है, मैं अगर कहूं कि ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये हर मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड के बीच में ना वाइब्रेशन जरूर होती है, ठीक है। तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन के दौरान ना दो दो वाइब्रेशन हम जनरली पढ़ते हैं, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पढ़ते हैं, दूसरी बेंडिंग वाइब्रेशन पढ़ते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत IR के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, अदरवाइज नहीं है आइडिया तो मैंने ना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे पूरा एक वीडियो और IR के भी मैंने वीडियोस डाले हुए, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो क्या है कि ये जैसे CH बॉन्ड है, तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। वो कैसे होंगे कि एक बार के लिए तो क्या होगा, ये CH मतलब ये जो C और H के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी एक बार तो ये बॉन्ड स्ट्रेच होगा, फिर क्या होगा, बॉन्ड कंप्रेस भी हो सकता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ घटती और बढ़ती रहती है ये, ठीक है। बढ़ेगी कब, जब स्ट्रेच हो जाएगा बॉन्ड, और घटेगी कब, जब ये बॉन्ड जो है कंप्रेस हो जाएगा। तो ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन लगातार चलता रहता है, तो इसी को हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। तो मॉलिक्यूल अगर हम ये बात कर रहे हैं कि CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक कब हुआ होगा, जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये इतना बढ़ जाएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, और वाइब्रेशन की बात करें तो जरूर जाहिर सी बात है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है, और उसका कारण ये है कि जो CD बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो CH बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होती है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, टू अंडरस्टैंड इट वी विल सी द मोर्स पोटेंशियल कर्व विद जीरो वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ CH एंड CD बॉन्ड।
तो देखो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना ये मोर्स पोटेंशियल कर्व बहुत कॉमन सा कर्व है। देखो इसको हम अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको डिटेल में। ये हम इस कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको ऐसे। आप लोगों ने ऐसा कर्व कई बार देखा हुआ भी होगा अगर आपने कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी बहुत कहीं पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाइब्रेशनल जो है कर्व, ये यहाँ पर एनर्जी होती है और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है एटम्स के बीच का। जैसे सपोज हमने यहाँ कार्बन ले रखा है, एक एटम को हम अपनी जगह पे रखते हैं, मतलब वो स्टेगनेंट रहता है, एक पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सपोज हमने कार्बन ले रखा है और ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर, इस समय जब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है, यानी अट्रैक्शन मैक्सिमम है, जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना इस एच और सी के बीच का, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। तो जब इसमें वाइब्रेशन होगी तो यानी बॉन्ड घटेगा बॉन्ड बढ़ेगा, तो हम ये मान के चलते हैं इसमें। मैं भी बहुत थोड़ा बहुत बता रही हूँ, बाकी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर। वरना तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं मेरे जाके आईआर के और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन के दौरान मैं आपको ये बता रही हूँ कि कार्बन तो हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, कभी तो इससे दूर जाएगा। तो जब ये दूर जाएगा तो सपोज ये यहाँ हो गया, ठीक, और जब ये इसके पास आएगा तो ये यहाँ हो जाएगा, हमारा कार्बन यहीं पर है, ठीक। तो इससे क्या होगा, अब ये वाइब्रेशन धीरे 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 करके भाई पहले कम हो रही है, फिर थोड़ी और तेज हुई, फिर थोड़ी और तेज हुई, तो क्या होगा, वाइब्रेशन एनर्जी क्योंकि बढ़ती चली जाती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट ना वाइब्रेशन लेवल यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स क्या शो कर रहे हैं, ये टॉप टू मतलब बॉटम से लेके जब टॉप की तरफ चढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं ना आप, ये एनर्जी जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाइब्रेशन लेवल्स है, इनकी अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, हर लेवल की, ठीक। जैसे लोअर लेवल है, अगर जो लोएस्ट लेवल है, अगर मैं वहां वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को हम यहाँ पर मैं एन से डिनोट कर रही हूँ, ये वाइब्रेशन क्वांटम नंबर भी आप वहीं समझेंगे, बाकी आप समझ लीजिए कि एन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाइब्रेशन, मतलब ये अलग अलग लेवल्स बने हुए एनर्जी लेवल्स है ये, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट है वहां पर हम एन इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। फिर जो उससे ऊपर वाली स्टेट, जैसे ये जो वाइब्रेशन लेवल्स है मैं यहाँ बता दे रही हूँ इस तरह से। तो जो लोएस्ट लेवल है एन इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1, ये एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए ना एक हर लेवल की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये लिखा हुआ है ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है। ये सब इसके बराबर, तो ये वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी, यानी उसकी आप समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड के वाइब्रेशन लेवल्स हैं उनकी एनर्जी को यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो जो n इज इक्वल टू 0 होती है ना, n इज इक्वल टू 0 से मतलब इस वाले फॉर्मूला में अगर हम n की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूं तो हमारी E0 यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एच न्यू, और इसी को हम बोल देते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। तो द 0 पॉइंट एनर्जी इज द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है, इक्वल्स टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वही जैसे मैंने आपको बताया। तो 0 पॉइंट एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल विच कैन बी शोन एज फॉलोज। तो ये जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है ये मॉलिक्यूल के रिड्यूस्ड मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ तो दिखाई दिया फॉर्मूला कि ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू। एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से लेकर 1 2 3, ठीक है। एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। जिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे ये वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो हमने यहाँ पर देख ली 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू, और हम क्योंकि लोएस्ट लेवल की बात करेंगे, लोएस्ट लेवल में एनर्जी एन की जगह हम सिर्फ 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू हाफ एच न्यू। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर वी एज्यूम दैट द मॉलिक्यूल इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में है, एंड वी कैन कंपेयर 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जीज। और यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी को, तो ई एन इज इक्वल टू हाफ एच न्यू यहां से हो गया। अब जो ये न्यू है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू 1/2 पी कैरी में न्यू इज इक्वल टू, ये बेटा एच न्यू है ना, तो ये न्यू है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। तो जहां पर के क्या है, के है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट है विच इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड।
ये मेजर करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, यानी के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और म्यू क्या है, म्यू है यहाँ पर रिड्यूस्ड मास, जिसकी वैल्यू हम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने CH बॉन्ड ले रखा है तो C के लिए मैं m1 लिख सकती हूँ और H के लिए मैं m2 लिख सकती हूँ, ठीक है। और अगर हमने CD बॉन्ड ले रखा है तो फिर हम यहाँ पर इसके लिए m1 और यहाँ पर m2, ठीक है। So it is clear from the above equation that the heavier the molecule or atom, the lower the frequency of vibration and the smaller the zero point energy। देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, हम एटॉमिक मास कितना लिख रहे हैं 1, और ड्यूटेरियम का कितना लिख रहे हैं हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन तो दोनों में कॉमन है। अगर हम CH बॉन्ड और CD बॉन्ड को कंपेयर करें, उनका अगर हमें रिड्यूस्ड मास निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास किस पर डिपेंड करेगा। अब तो कार्बन तो दोनों में कॉमन है, तो चेंज कहां पर है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के मास में। और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हैवी कौन सा है, मास किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है। तो जब ड्यूटेरियम का मास ज्यादा हुआ और मास इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो 1/2 पाई तो कांस्टेंट है, ये KB फोर्स कांस्टेंट है, तो न्यू इज इक्वल टू मैं 1/√μ लिख सकती हूँ। म्यू इज वी प्रपोर्शनल, मतलब वी म्यू जो है इनवर्सली प्रपोर्शनल हो गया 1/√μ के, यानी रिड्यूस्ड मास अगर ज्यादा हुआ जैसा कि ड्यूटेरियम के केस में, तो न्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों का इनवर्सली प्रपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। और इस फॉर्मूला से हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हाफ भी कांस्टेंट है और H भी कांस्टेंट है, तो E जो है यानी एनर्जी जो है वो प्रपोर्शनल हो जाएगी न्यू के, ठीक है। तो अगर किसी का रिड्यूस्ड मास ज्यादा हुआ, जैसे कि ड्यूटेरियम के केस में रिड्यूस्ड मास यहाँ पर ज्यादा है तो न्यू उसकी कम है, और अगर न्यू कम होगी तो एनर्जी भी तो कम हो जाएगी, ठीक है, यानी उसकी 0 पॉइंट एनर्जी कम हो जाएगी। हमने यहां से ये चीज निकाली कि CD बॉन्ड की जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू CH बॉन्ड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इन्हीं इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जितना मॉलिक्यूल या जो कोई एटम हो या कोई बॉन्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एटम है अगर वो जितना ज्यादा हैवी होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उतनी कम होगी, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। एंड स्मॉलर द 0 पॉइंट एनर्जी, और उतनी ही उसकी कम होगी 0 पॉइंट एनर्जी। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैव अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड अ हायर 0 पॉइंट एनर्जी। और यहाँ पर लाइटर एटम कौन सा है, वो हमारा हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और उसकी हायर 0 पॉइंट एनर्जी होगी। वी सी दिस We see this in the figure below where deuterium is heavier than hydrogen and therefore has the lower 0 point energy। तो इस केस में हमें ये चीज मालूम पड़ा कि अगर हम 0 पॉइंट एनर्जी बनाएंगे, यहाँ पर देखो अगर मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में बनाना चाहें हम 0 पॉइंट एनर्जी दोनों की हमें एक साथ बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे, CD बॉन्ड की एनर्जी को नीचे बनाएंगे और CH बॉन्ड की एनर्जी को ऊपर बनाएंगे। और ये हम एनर्जी को इस तरह से तो दिखा रहे थे ना, ठीक है। तो CD बॉन्ड की एनर्जी कम होगी और CH बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसी को हम मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो देखो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर आपके सामने। तो ये जो यहाँ पर है, ये हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ CD बॉन्ड, मेरा पॉइंटर ही नहीं दिखाई देता मुझे, कहाँ गया, ये रहा। ये CD बॉन्ड की एनर्जी को दिखा रखा है इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो CD बॉन्ड की एनर्जी हो गई यहाँ से बता सकते हैं, और CH बॉन्ड की एनर्जी हो गई ये वाली। तो इसका पॉइंट मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये CH बॉन्ड है और ये CD बॉन्ड है, ठीक। और जो ये वाली जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है ना बेटा, ये वाली एनर्जी, यानी जब मॉलिक्यूल के पास, इस बॉन्ड के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम बोल देते हैं कि ये एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH एंड CD बॉन्ड्स। तो CH और CD बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये वो डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है यहाँ पर। और देखो डिसोसिएट हो भी जाएगा, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में शुरू में बताया भी था कि यहाँ पर हमने, अरे बाप रे मेरा पॉइंटर कहाँ चला जाता है, कहाँ गया, ये रहा। देखो मैं यहीं पर फिर से एक डायग्राम बना दे रही हूँ, तो फिर वरना ये इस तरह से बना रखा है ना। तो यहाँ हम एनर्जी दिखा रहे हैं, मैंने कहा था कार्बन को हमने यहाँ फिक्स कर लिया है, ठीक है। और H या फिर हम ड्यूटेरियम की जब बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ एटम को,
स्टार्टिंग में क्या था, ये जो वैल्यू ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। यहाँ पर कार्बन था और ये हाइड्रोजन, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स है। इससे अगर हम पास में लाएंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इस डिस्टेंस से अगर हम दूर ले जाएंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पास में लिए तो ये जो ये वाला कर्व दिखा रहा है ना, यहाँ पर हम एटम को मतलब हाइड्रोजन एटम को या ड्यूटेरियम एटम को कार्बन के पास में ला रहे हैं, तो तब भी आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एनर्जी हमारी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर हम दूर ले जा रहे हैं, इस वाले कर्व पे हम एटम को, हाइड्रोजन एटम को इससे दूर ले जा रहे हैं, और तो जब दूर ले जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल ही दूर ले गए, तो ये जो जो इतना मैक्सिमम दूर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा और बॉन्ड ये जो ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, ये एनर्जी है, वो एनर्जी जो CH और CD बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH बॉन्ड की एनर्जी दिखाई हुई थी। अब अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ पर ये दिखा रखी है डेल्टा G डबल डैगर H से, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का, ठीक है। और ये वाला जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है CD बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखिए कि किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है दोनों में से, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, दोनों में से जो ये ड्यूटेरियम के लिए जो हमें डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो हमें ज्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। वो देखने से ही आपको लग रहा है ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस हमारा बहुत कम है। मतलब एनर्जी अगर आप करेंगे, निकालेंगे, तो ये वाली जो ड्यूटेरियम के लिए एनर्जी चाहिए वो हमें ज्यादा चाहिए। तो जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है वो बॉन्ड थोड़ा धीरे टूटेगा, और जब बॉन्ड धीरे टूटेगा तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से जब हम CH बॉन्ड की जगह CD बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो रेट का रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो हमने जो रिएक्शन लिखी थी ये वाली, ठीक है, ये वाली रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन सेम यही रिएक्शन थी, अरे लेकिन अब की बार हमने ड्यूटेरियम ले रखा था, ठीक है। तो यहां पर जो भी KH आएगा और यहां पर वो KD आएगा, मतलब रेट निकालेंगे, तो भाई इस वाला, ये वाला जो रेट होगा वो ऊपर वाली रिएक्शन के रेट के कंपैरिजन में कम निकलेगा, ठीक है। तो ये हम बताना चाह रही थी मैं आपको कि क्यों कम निकलेगा। वो इस वजह से कम निकलेगा क्योंकि CD बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, और वो हमें मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी कर्व से पता चला। और यही चीज इसमें आगे लिखी हुई भी है, कि आगे लिखा हुआ है दिस रिजल्ट्स इन डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर CD एंड CH। तो जो हमें 0 पॉइंट एनर्जी में क्योंकि डिफरेंस था, तो इस डिफरेंस की वजह से CD और CH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी में भी हमें डिफरेंस देखने को मिला। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर CD बॉन्ड इज ग्रेटर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। द डिफरेंस इन एनर्जी ड्यू टू आइसोटोपिक रिप्लेसमेंट रिजल्ट्स इन डिफरिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो इसी डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस की वजह से, तो जब हम आइसोटोप को रिप्लेस करके लाते हैं, हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूटेरियम लेते हैं, तो इसलिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो द रिएक्शन रेट फॉर ब्रेकिंग ऑफ CD बॉन्ड इज स्लोअर देन द रिएक्शन रेट फॉर द ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। तो CD बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिएक्शन रेट है वो स्लो है, और CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिएक्शन रेट है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इन शॉर्ट यानी हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेटर द मास, जितना मास ज्यादा होगा, द मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। मतलब हमने CH बॉन्ड ले रखा है और हमने CD बॉन्ड दे रखा है, और D में जो ड्यूटेरियम का मास है वो ज्यादा है। तो जब कभी भी मास ज्यादा होगा, जब कोई बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 एटम अटैच्ड हैं और उसमें से हमने एक का आइसोटोप ले रखा है, तो जो आइसोटोप का अगर मास ज्यादा हुआ, यानी जिसका भी मास ज्यादा हुआ, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी
डिसोसिएशन एनर्जी भी हमें ज्यादा चाहिएगी। तो अ हेवियर आइसोटोप फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो जो हेवियर आइसोटोप्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल हैज लेस टेंडेंसी टू डिसोसिएट। तो जो सीडी बॉन्ड से बना हुआ मॉलिक्यूल होगा उसमें लेस टेंडेंसी होगी डिसोसिएट होने की, उसमें बहुत कम टेंडेंसी होगी क्योंकि वो तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो द इंक्रीज इन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड रिजल्ट्स इन स्लोअर रिएक्शन रेट। और इसी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, और इसी वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो रहा है। एंड इन दिस वे आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व। और इस वजह से हमें ये आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। समझ में आई ना आपको ये बात कि हमने क्या देखा, सीएच और सीडी बॉन्ड की 0 पॉइंट एनर्जी का हमने डिफरेंस देखा। सीडी बॉन्ड की कम है, और वो एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि उसका रिड्यूस्ड मास काफी ज्यादा था, और रिड्यूस्ड मास ज्यादा होने से उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम हुई, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होने से उसकी एनर्जी भी कम हुई। और जब एनर्जी, ये 0 पॉइंट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, सीडी बॉन्ड की एनर्जी कम थी और सीएच की ज्यादा थी, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो सीडी बॉन्ड के लिए हमें ज्यादा चाहिए थी और सीएच बॉन्ड के लिए हमें कम चाहिए थी। तो जिसके लिए हमें ज्यादा बॉन्ड की, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए डिसोसिएट करने के लिए बॉन्ड, उस रिएक्शन का रेट स्लो आया था। तो इसलिए आइसोटोप को, जब हमने हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप से रिप्लेस किया, तो हमने उस रिएक्शन में रेट में चेंज देखा, और बस इसी रेट में चेंज को हम बोल रहे हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। काइनेटिक रेट चेंज, रेट से बात करते हैं तो काइनेटिक के बारे में बात करते हैं, आइसोटोप इफेक्ट उस आइसोटोप की वजह से रेट में चेंज हुआ, और बस रेट में चेंज का रीजन क्या था वो मैंने आपको अभी समझा दिया। अब ये जो आइसोटोप इफेक्ट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के बारे में, सेकेंडरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो द रेट गेट्स लोअर्ड by the substitution with deuterium if CH bond is broken in the rate determining step। तो देखो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें कब देखने को मिलता है, तो जब कभी भी ये रेट कम होगा, रेट में तो कमी आएगी आएगी, जैसे हम CH को CD, मतलब H की जगह जब हम D ले लेंगे तो रेट जो है कम होगा। लेकिन ये कब हमें ऑब्जर्व होगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप हमें तभी ऑब्जर्व होता है जब ये CH या ये CD बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक होंगे। बस ये चीज बेटा ध्यान रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें तभी ऑब्जर्व होता है जब जो ये CH या CD बॉन्ड होते हैं ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में डिसोसिएट होते हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आपने कई बार ये देखा हुआ भी होगा, हम कई रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार कुछ स्टेप्स होते हैं स्लो और कुछ स्टेप होते हैं फास्ट, और आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो भी स्लो स्टेप्स होते हैं वो हमारे होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोल देते हैं उनको शॉर्ट में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर स्लो स्टेप उस रिएक्शन का, जो भी हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं उस रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है, अगर उसमें CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तभी हमें ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर किसी फास्ट स्टेप में ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा या CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तब इस रिएक्शन में, मतलब तब हमें कोई आइसोटोप इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जितनी भी स्लो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। जो फास्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी, तो वहां हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ CH बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देयर विल बी नो चेंज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ड्यूटेरियम फॉर हाइड्रोजन। तो अगर ये CH बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में नहीं टूटा है तो फिर हमें ना इस हाइड्रोजन की जगह चाहे हम ड्यूटेरियम ले लें, हमें इस सब्स्टिट्यूशन से कोई फायदा नहीं होगा, कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो CH बॉन्ड के टूटने से जो रेट आ रहा था वही CD बॉन्ड के टूटने से रेट आएगा, अगर हम फास्ट स्टेप में ये रेट, मतलब ये बॉन्ड टूट रहे होंगे तो इन दिस केस रेशियो KH अपॉन KD इज नोन एज प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो जब ये CH या CD बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूटेगा तब हम इस KH ओवर KD रेशियो को हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोलेंगे। और theoretical maximum value is about 7 for reactions at room temperature in which a bond to H is being broken। और ये जो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है ना, इसमें KH ओवर KD की वैल्यू लगभग 7 आती है बस। तो कई बार आपके पास रिएक्शन अगर गिवन है, ठीक है, और रिएक्शन का आपके पास KH ओवर KD रेशियो भी गिवन है, तो सिर्फ आप उस रेशियो को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वहां पर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो KH ओवर KD अगर 7 वैल्यू, वैसे तो आप ना एक चीज ध्यान रख लेना, एक हम रूल बना लो इसका, KH ओवर KD अगर ग्रेटर देन 2 है
तो फिर आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा। अगर ये लेस देन 2 है तो वहां पर फिर सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली इसकी जो मतलब एक कॉमन वैल्यू जो आती है ना, वो अराउंड 7 के करीब आती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द रेट्स ऑफ दीज टू गिवन रिएक्शंस कैन बी कंपेयर्ड एंड KH ओवर KD टर्न्स आउट टू बी 7.1 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो रिएक्शंस है यहाँ पर, ये हमने दो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। रिएक्शन तो मतलब एक ही है, बस हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ये CH2 है और सेम रिएक्शन में हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम ले रखा है, ठीक। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्चुअल में हुआ क्या होगा इसमें, इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये कार्बन से एक H मैंने यहाँ जोड़ दिया और एक H मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने एक बेस लिया हुआ है, बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और उसी समय ये लीविंग ग्रुप जो है लीव कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH जो यहाँ पर था ये तो खाली CS रह जाएगा क्योंकि हमने शुरू में CH2 ले रखा था, एक H हमारा निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ जो रेट निकलेगा वो KH हम डिटरमिन कर लेंगे, रिडिटरमाइनिंग करने के भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो हमें वहां से रेट मालूम पड़ जाएगा, तो उसको हम KH से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेम रिएक्शन कराएंगे, बस अब हमने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ड्यूटीरियम को ले लिया। तो यहाँ पर हमने ये ड्यूटीरियम लिया, फिर से बेस आएगा, वही बेस लिया, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो अब फिर इसका रेट ले लेंगे। तो यहाँ पर जब ऐसा किया गया तो ये KH ओवर KD यहाँ पर 7.1 देखने को मिला। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा होगा इसका, उसमें ये CH और CD बॉन्ड जरूर टूटे होंगे, तभी यहाँ पर KH ओवर KD की वैल्यू 7.1 आई। तो द प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट टेल्स अस दैट द CH और CD बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें ये बताता है कि CH या CD बॉन्ड जरूर टूटे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन। तो बेस कैटालाइज्ड ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन इन एक्वस मीडियम इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। देखो एसीटोन का ब्रोमिनेशन कम कर, ये एसीटोन हमने ले रखा है, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं हम इसका बेस कैटालाइज्ड यानी बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमने बेस भी ले रखा है और ये कह रहे हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर जो है रेट वो प्रपोर्शन डिपेंड कर रहा है किस पर, ये जो हमने सबस्ट्रेट ले रखा है यानी एसीटोन पर, एसीटोन की कॉन्सेंट्रेशन पर, और डिपेंड कर रहा है इस बेस पर जो हमने यहाँ पर बेस लिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर रेट। तो यानी ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप ले रखा है ना, जिसमें OH भी यूज हो रखा है, मतलब बेस भी यूज हो रखा है और एसीटोन भी यूज हो रखा है, तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है। अब जब ये हमें मालूम पड़ गया कि ये स्लो स्टेप है, तो हम देखेंगे कि इस स्टेप में क्या CH बॉन्ड टूट रहा है या नहीं। तो देखो इस स्टेप में क्या हुआ है, ये जब बेस है, बेस को चाहिए होती है एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ से एक, ये CH3 है ना, यहाँ से एक H को निकाल सकता है। जब ये एक H को प्रोटॉन को ले लेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH2 नेगेटिव। और मैंने आपको बताया, कितनी बार मैं बता भी चुकी हूँ कि एसिडिक प्रोटॉन हमें कैसे मालूम पड़ता है कि वो एसिडिक है कि नहीं, कि उसके निकलने के बाद जो ये कार्ब एनायन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज होना चाहिए। तो देखो इसकी हम रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म बन गई। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब जो प्रोटॉन यहाँ से निकला, यहाँ से जो H+ निकला था ना, इस CH3 से एक H+ निकला है, वो H+ को इस OH- ने ग्रैब कर लिया है, ठीक है। तो ये जो कार्बन आयन बना ये यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए जो ये H+ आयन यानी प्रोटॉन जो है वो हमारा एसिडिक प्रोटॉन है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या था, CH3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये CH, ये H और एक H, तो इस OH ने सपोज इस H को ले लिया, कैसे लिया होगा, जब ये CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना, C और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 लिखा हुआ है और इधर की साइड CH2 यानी एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो कार्बन से वो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है। तो ये हमारा स्लो स्टेप था और स्लो स्टेप में हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, और स्लो स्टेप ही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जरूर आए,
हुआ ही होगा। और इसीलिए हमने के एच ओवर के डी वैल्यू देखी तो वो हमारी 7 निकल के आई। तो यहाँ पर हमने के एच निकाल लिया। देखो आगे रिएक्शन क्या हुई होगी, आगे रिएक्शन क्या है, फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है इसकी, तो ब्रोमीन, फिर ये बॉन्ड यहाँ से वापस आया होगा, ये बॉन्ड ने इस पर अटैक किया होगा और ये यहाँ से ऐसे निकल गया। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ बन के आगे प्रोडक्ट जो भी बना है। अब हमने क्या करा, इसका जो भी रेट देखा हमने, ये के एच हमने यहाँ पर निकाल लिया इसका रेट, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जो CH3 था, जो भी CH3 थे उसकी जगह हमने ड्यूटेरियम ले लिया यहाँ पर, यानी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। फिर से हमने सेम रिएक्शन, वही सब कुछ सेम स्टेप्स हुए। तो इस वाले स्टेप में फिर से हमारा वही CD बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर हमने KD निकाल लिया, ठीक है। और फिर जब हमने KH ओवर KD देखा तो वो 7 के करीब आया, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हुआ। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट से ना हमें मैकेनिज्म समझने में भी बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैकेनिज्म हम देखो यहाँ पर, जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सॉल्वोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये हमारा कंपाउंड है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर मैं काउंट नंबर डालूं 1, ये 2, ये 3, तो 2 पे ब्रोमीन है और 3 कार्बन एटम को प्रोपेन बोल रहे हैं, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इथेनोलिसिस हुई है 2 ब्रोमोप्रोपेन की, ठीक है। इन एक्वस इथेनॉल इन्वॉल्व्स SN2, SN1 as well as E2 reactions because it exhibits borderline behavior। तो अगर हम 2 ब्रोमोप्रोपेन की इथेनोलिसिस कराने लग जाए तो उसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन भी हो सकती है, SN1 भी हो सकती है, E2 रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन करेक्ट है। हम तो सारी रिएक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट आप देखेंगे सब में सेम बना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं SN2 मैकेनिज्म की, तो इन्होंने क्या करा कि व्हेन दीज रिएक्शंस वर कैरीड आउट विद CD3 होल ट्वाइस, यानी हमने क्या करा, ये जो CH3 ले रखे हैं ना, इन CH3 की जगह इनको चेंज कर दिया, मतलब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया और CD3 देखा, ठीक है। तो हर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू भी, SN1 के भी थ्रू, और एलिमिनेशन रिएक्शन में, हर चीज में हमने ऐसा करके, मतलब रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या होगा कि जब हमने इसको चेंज कराया तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें कब ऑब्जर्व हुआ, सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए ही ये ऑब्जर्व हुआ। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि जब हम सॉल्वोलिसिस कराएंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन की, तो वहां पर वो सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू ही हो सकती हैं। वहां जो हम मैकेनिज्म दिखाएंगे ना, वो सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन वाली दिखा सकते हैं। SN2 और SN1 मैकेनिज्म वहां पर पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है वो हम इसमें देख लेते हैं। उसका कारण ये जरूर रहा होगा कि दिस इज बिकॉज अ CH और CD बॉन्ड ब्रेक्स इन द एलिमिनेशन रिएक्शन बट नॉट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द रिडिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में, रिडिटरमाइनिंग स्टेप में ही वो CH या CD बॉन्ड टूटा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो कैसे, SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये हमारा इथेनॉल से आ गया C2H5O-, ठीक है। और अब इस स्टेप में हुआ क्या है, देखो यहाँ एक बार मैं इसको जरा इरेज कर दे रही हूँ। SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ये इस कार्बन पर जिस समय अटैक करेगा उसी समय यहाँ पर लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट हमने यहाँ पर बना रखी है। देख लो यहाँ से ये इस कार्बन से, भाई एक्चुअल में SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो Br यहां से कैसे निकलेगा, Br- की तरह, और C2H5O- भी अटैक कर रहा है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ से Br तो हट चुका है और उसकी जगह हमारे पास O-C2H5 लग चुका है, ठीक है। तो यानी इथॉक्साइड आयन जो यहाँ पर लिए हुए हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहे हैं काम। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और SN2 इसका मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर और दूसरा हमारे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, C2H5 ने जब ये अटैक किया उसी समय ये Br बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा, और फाइनल स्टेप में ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी CH बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ, ना तो ये ना तो ये, कोई CH बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ। जब CH बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हुआ ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर SN1 मैकेनिज्म देखो, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, यानी लीविंग ग्रुप सबसे पहले लीव करेगा, तो ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ब्रोमाइड जो ब्रोमीन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या होगा,
ये यहां से टूट जाएगा बॉन्ड, तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर तो ब्रोमा अटैक अटैक अब किसका होगा, ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इथॉक्साइड आयन अब क्या होगा, यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे जाकर जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में भी कहीं पर भी कोई CH बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। तो यहां से हमें ये बात मालूम पड़ रही है कि भाई ना तो हम SN2 मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, ना हम SN1 मैकेनिज्म दिखा सकते हैं। अब देख लो E2 मैकेनिज्म यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या हुआ है, एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म भी हमारी वन स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, ये इथॉक्साइड आयन ने इस H को निकाला H+ पर, ये H+ पर अटैक किया, तो ये CH2 पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन यहां से निकल जाएंगे। तो उसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जो मैंने ये येलो एरो से दिखा रखा है कि इस नेगेटिव चार्ज ने इस H को ले लिया और H जैसे ही निकलेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और उस समय ब्रोमीन एटम यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमने KH देख लिया, ठीक है। फिर यही सेम रिएक्शन हमने ना, ये एक्चुअल में क्या था, मैकेनिज्म तो हम खुद बनाते हैं बेटा, रिएक्शन तो अपने आप होती है, ठीक है। पहले रिएक्शन होती है फिर मैकेनिज्म आती है। तो जब हमने पहले तो हमने ये रिएक्शन कराई, ठीक है, रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटीरियम से, ठीक है, फिर हमें ये वाले प्रोडक्ट मिले। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने इसका KH देखा यानी इसका रेट देखा। KH तो हम ये बोल रहे हैं, KH हम क्यों बोल रहे हैं, K के लिए तो रेट है, H हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने ऐसा रिएक्टेंट ले रखा है जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर KD ये वाला रेट देखा, तो जब हमने इन KH ओवर KD इसके लिए निकाला तो हमारा 7 निकल के आया, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए 7 निकल के आया। फिर हमने इसकी मैकेनिज्म, अब हमें तो नहीं पता क्या मैकेनिज्म है, हमने सारी मैकेनिज्म यहाँ लगा के देख ली अपनी। हमें KH ओवर KD से ये मालूम पड़ा कि यहाँ प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हुआ है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें ये बताता है कि भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारा जो CH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक। अब हमने SN2 मैकेनिज्म देख ली, SN1 मैकेनिज्म देख ली, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला है RDS, ठीक है। स्लो स्टेप ये है तो ये भी RDS है। तो इनमें किसी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई भी CH बॉन्ड टूटा ही नहीं। जब कोई भी CH बॉन्ड टूटा ही नहीं है तो इसका मतलब ना तो ये SN2 मैकेनिज्म हम यहाँ शो कर सकते हैं, ना SN1 मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन ये E2 मैकेनिज्म ऐसी थी जिसमें यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH बॉन्ड ब्रेक हुआ और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक हुआ। तो इसलिए हमें यहां से ये बात मालूम पड़ी, इस KH ओवर KD वैल्यू की वजह से हमें ये बात मालूम पड़ी है कि यहाँ पर इस मैकेनिज्म के लिए, मतलब इस रिएक्शन के लिए, सॉल्वोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस रिएक्शन के लिए सिर्फ हम एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ही पॉसिबल है, मतलब एलिमिनेशन मैकेनिज्म ही यहाँ पर पॉसिबल है। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिएक्शन मैकेनिज्म को बताने में, ठीक है। तो ये जो हमने सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बेटा मैं कल डिस्कस करूंगी, क्योंकि अब फिर बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट में काफी कुछ समझाने वाला है, मतलब समझाने वाला तो प्राइमरी में भी था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी, बस आपको सिर्फ इतना नोट करना है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के लिए, एक तो KH ओवर KD की वैल्यू, ठीक है, बस एक हम रूल मैं बता रही हूँ कि KH ओवर KD अगर ग्रेटर देन 2 है तो आप समझ लीजिए वहां पर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH या CD बॉन्ड जो है वो आपके ब्रेक होना बहुत जरूरी है, तभी आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अगर वो फास्ट स्टेप में टूटेंगे CH या CD बॉन्ड तो कोई काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये था प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, सेकेंडरी में कल डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।